Hi everyone, welcome in today's PYQ series. So let's start to discuss in today's class question from environment. Okay, so we are going to discuss a past year question from 1979 to 2024. Some of the important question हम लोग discuss कर रहे हैं. So first important thing is let's understand what exactly this PYQ series हमारा है क्या. इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं 1979 से 2024 के 45 इयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं. सारे क्वेश्चन को नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं थीम वाइज और सब्जेक्टिव वाइज टॉपिक. ओके, लाइक इन एवरी सब्जेक्ट सम थीम्स दिया हुआ है, उस पे ज्यादातर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है. किस सब्जेक्ट से ज्यादा, किस एरिया से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है सब्जेक्ट में, उस पे फोकस हमारा रहता है. सेम क्वेश्चन अपियर ऑन पीवाईक्यू पोर्टल. आप जब वेबसाइट विजिट करोगे एडुकेमी का, तो वहां पर आप पीवाईक्यू पोर्टल में आप यही सारे क्वेश्चंस को अपने फिर सॉल्व कर सकते हो. एडुकेमी क्लास नोट्स आल्सो प्रोवाइड वी वट एवर द क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग हियर, उसके जो नोट्स हैं दैट विल आल्सो प्रोवाइड. सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ये प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 9 दिसंबर 2024 से, तो अभी भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं. आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंट से क्लाइमेट चेंज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी एंड डिफरेंट ट्रीटीज. तो क्लाइमेट चेंज हो गया, ये हो गया आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ है. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2015. 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रीन क्लाइमेट फंड इज करेक्ट, इज और आर करेक्ट. तो यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि समझना है क्वेश्चंस को कि क्या पूछ रहा है. तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज इंटेंडेड टू असिस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज इन एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्रैक्टिस टू काउंटर क्लाइमेट चेंज. देखिए, क्लाइमेट चेंज आज के समय एक ग्लोबल इशूज है. ठीक है, ये ग्लोबल इशू है और इसके वजह से जो हो रहे हैं कि आप कंसिक्वेंसेस देख सकते हो. मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ओके, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हो रहे हैं, राइजिंग ऑफ सी लेवल हो रहा है, ठीक है, एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल्स, कुछ एनिमल के एक्सटिंक्शन भी हो रहे हैं. तो कहीं ना कहीं ये पूरे वर्ल्ड इस ग्लोबल कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज से परेशान है. तो क्या ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है एक तरह का क्लाइमेट फाइनेंस होता है. क्लाइमेट फाइनेंस मतलब कि इसमें जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं ये क्या डेवलपिंग कंट्री को हेल्प करते हैं टू फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज. और ये हेल्प कैसा हो सकता है, दो तरह का हो सकता है. एक तो होता है अडेप्टेशन होता है. ठीक है, अडेप्टेशन मतलब कि आपने उस चीज को अडॉप्ट कर लिया है, आपने कुछ नया रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे आप फोकस करना शुरू कर दिए हैं. या मिटिगेशन मतलब हो गया कि आपने कंप्लीटली उस चीज को खत्म कर दिया, रूट काउज ऑफ प्रॉब्लम को ही खत्म कर दिया. तो ये बेसिकली डेवलप्ड कंट्री के पास ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रांग होते हैं, दैट्स व्हाई दे फॉलो मिटिगेशन. ओके, तो ये जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है ये क्लाइमेट फाइनेंस के अंदर में आता है. इट वाज सेटअप इन कोप 16. ओके, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 कैनकम में हुआ था. कैनकम में हुआ था, ठीक है, 2010 में. उस समय इसको सेटअप किया गया था और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एम यही है कि इट हेल्प्स इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज है, अदर डेवलपिंग कंट्रीज को उनको अडेप्टेशन मिटिगेशन प्रैक्टिस टू काउंटर क्लाइमेट चेंज. जो क्लाइमेट चेंज है उसके अगेंस्ट में जो भी ये प्रैक्टिस करे उस पर ये फाइनेंशियली इसको हेल्प करे. तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है. इट इज फाउंडेड अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ओईसीडी, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक. देखिए ये सारे के सारे जो नाम दिए गए हैं ये सारे के नाम गलत हैं. ओके, ये सारे एसोसिएटेड नहीं है ग्रीन क्लाइमेट फंड से. ये इसके अंदर में फंडा है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. तो यहाँ पर सिर्फ स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, नॉट द स्टेटमेंट 2. स्टेटमेंट 2 करेक्ट नहीं है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. जैसा कि एक्सप्लेनेशन में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ सारे चीजें लिखी हुई है. ओके, लेट्स सी हियर इन it is the world dedicated climate fund which was set up in COP, okay, 16 Cancun in 2010. इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है, दिस इज कॉल्ड सोंगडो साउथ कोरिया. सोंगडो साउथ कोरिया में इसका सेक्रेटेरिएट है. ओके, इट बिगेन इट्स वर्क इन दिसंबर 2013. दिसंबर 2000 में ये काम करना स्टार्ट हुआ. तो जैसे मैंने बताया स्टेटमेंट 1 इज नॉट, 1 इज करेक्ट बिकॉज इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू assist the developing country in their effort to adopt and mitigate the impact of climate change. It provides financial support for projects aimed at reducing greenhouse gas emission and enhancing climate resilience. तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है. दूसरा स्टेटमेंट क्यों नहीं करेक्ट है, क्योंकि ये ग्रीन क्लाइमेट जो फंड है इट वाज नॉट फाउंडेड अंडर द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम. ओके, इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द ओके यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इन 2010. ओके, ड्यूरिंग द कैनकन एग्रीमेंट. याद रहे कैनकन एग्रीमेंट आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये ग्रीन क्लाइमेट फंड ये किस एग्रीमेंट में साइन हुआ था. देखो, पीवाई का मतलब यही हुआ
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब यही हुआ कि आप इस चीज को जानो कि आप नेक्स्ट एग्जाम में इससे कैसे नया क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ से कैन कम एग्रीमेंट से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। वाइल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक में कोलैबोरेट विद ग्रीन क्लाइमेट फंड, दे आर नॉट इट्स फाउंडर। कोलैबोरेशन करेंगे, यस फंड है क्योंकि वर्ल्ड बैंक है, तो वर्ल्ड बैंक ऑब्वियसली इसमें कुछ फंड अपना कंट्रीब्यूट कर सकता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है तो इसका भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन दे आर नॉट कॉल्ड एज फाउंडर। ओके, दिस इज द explanation of the first question. Let's move to the next question here. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये पूछा गया था आपको 2016 के में पूछा गया था। Which of the following is associated with the issue of control and phasing out of the use of ozone depleting substance? अब देखिए ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को हटाने के लिए इसमें से कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ था, कौन सा इसमें जो प्रोटोकॉल है वो इससे एसोसिएटेड है। तो पहले तो हम जान लें कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो पार्ट है, जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है, यहाँ पर हमारा ओजोन प्रेजेंट है, ठीक है। इसका जो हाइट होता है टिल द 50 किलोमीटर, ओके, फ्रॉम 15 से लेके 20 से 50 किलोमीटर, जो इसका लेयर होता है उसमें ओजोन गैस होता है। और ये ओजोन गैस का काम क्या है, ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम सच हार्मफुल रेडिएशन से। तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस हो गए जो कि इस ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है। ओजोन क्या है, एक बहुत ही कह सकते हैं कि अनस्टेबल है, ये इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इस तरह से इसका डिस्ट्रक्शन होता है। फॉर्मेशन इसके अपोजिट कर देंगे तो इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। जब ये रिएक्शन होता है O3 जब O2 प्लस O में टूटता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन डिप्लीशन होता है। ओजोन डिप्लीशन मतलब हो गया कि कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन गैस इज वेरी लेस एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रीचेज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इट वाज इन 1980, ओके 1985 एक एग्रीमेंट हुआ, वीना कन्वेंशन। वीना कन्वेंशन में ये बात हुई कि ओजोन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ओजोन लेयर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो उसके बाद 1985 के बाद 1987 में एक और एग्रीमेंट साइन होती है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओके, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को खत्म करने के लिए बताया गया है। तो इसमें देखते हैं क्या है, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस इज एसोसिएटेड विथ योर वर्ल्ड बैंक एंड IMF। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसा कि मेरा एक्सप्लेनेशन से है कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में साइन हुआ, ठीक है, 1997 में हुआ, टू फेज आउट ग्रीन हाउस गैस, जितने भी ग्रीन हाउस गैस हैं उनको खत्म करने के लिए है। नगोया प्रोटोकॉल इज द पार्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी वेयर फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर ये बात करता है नगोया प्रोटोकॉल। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन बी। यही आपके एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है आपके नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए, कहां से क्वेश्चन बन सकता है अबाउट दिस। इन 2016 में इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अमेंडमेंट किया गया, तो जिसको कहा जाता है किगाली एग्रीमेंट। ओके, किगाली एग्रीमेंट, याद रहे किगाली एग्रीमेंट। इन 2016 में इसको अमेंडमेंट किया गया। इट विल फेज डाउन द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFC। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या फेज आउट करना था, CFC वाज द टारगेट, हियर HFC इज द टारगेट, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैस है, ये बहुत ही डेंजरस एक ग्रीन हाउस गैस है, जो इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है वो कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से भी बहुत ही ज्यादा है। इसलिए इसको फेज आउट करने के लिए किगाली एग्रीमेंट को साइन किया गया। तो ये एक आपका मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है नेक्स्ट फिल्म्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। जैसे कि हमारे जो प्रीलिम्स का सपोर्ट प्रोग्राम है इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे मैं फिर से एक बार आपसे बात करना चाहूंगा, जिसपे कि प्रैक्टिस टेस्ट एंड एनालिसिस। इसमें क्या होगा, सबसे इसके 12 कंपोनेंट्स हैं, प्रैक्टिस टेस्ट एंड एनालिसिस। ओके, इसमें प्रैक्टिस टेस्ट होगा, आपका परफॉर्मेंस किस तरह से उस पर एनालिसिस होगा। देयर विल बी ए मैराथन सेशन। मैराथन सेशन मींस एक पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अच्छा से डिस्कशन होगा, पार्टिकुलर सब्जेक्ट ले लेंगे। जैसे कि ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में पूरा फिजिकल ज्योग्राफी पे बात होगा, इंडियन ज्योग्राफी पे मैराथन सेशन चलेगा, जहां पर जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे। और आने वाले एग्जाम में क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और वो टॉपिक्स क्या करंट अफेयर में रहे हैं उस पर बात होगी। देन बुक रीडिंग सेशन मींस NCERT को कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है। रिवीजन सेशन विल बी, बिकॉज रिवीजन इज द मोस्ट पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। सेक्शनल टेस्ट होगा जिसमें कि टॉपिक वाइज टेस्ट किया जाएगा। देन फुल लेंथ टेस्ट। ओके, फुल लेंथ टेस्ट क्या होगा, जिसमें आप देखोगे कि पूरा सब्जेक्ट का होल सिलेबस का एक साथ एग्जाम होगा। देयर विल बी यूपीएससी मिक्स टेस्ट। ओके, डिफरेंट एग्जाम कंडक्टेड बाय यूपीएससी लाइक CA PF, उसके भी क्वेश्चंस को साथ में डिस्कस किया जाएगा। करंट अफेयर रिवीजन होगा, फ्रॉम अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 तक का करंट अफेयर होगा। CSAT सपोर्ट प्रोग्राम, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। पर्सनलाइज मेंटरशिप, पर्सनल गाइडलाइन भी किया जाएगा। टेस्ट डिस्कशन होगा,
एंड प्रयास ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, ये होगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, जिसमें कि आप अपने ऑल इंडिया लेवल पे आपका जो परफॉर्मेंस है उसको आप स्टडी कर सकते हैं। साथ ही में इसके जो जो इम्प्रूवमेंट है, जो इसमें जो क्या क्या बेनिफिट हुए हैं, पहले भी स्टूडेंट जो ज्वाइन किए थे उनको काफी सारा बेनिफिट मिला था, जिसमें कि पहला चीज है कि 45% ऑफ इनरोल्ड स्टूडेंट क्वालिफाइड इन 2024 प्रीलिम्स। मतलब कि जो ये पीवाईक्यू सीरीज को पहले जिसने ज्वाइन किया था, ओके, प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम जो है आपका पीएसपी जो सीरीज है, उसमें से 45% ने क्लियर किया, क्योंकि जो क्लास में डिस्कशन हुआ था उसमें से 50% क्वेश्चन जो है वो आपके प्रीलिम्स में आए डायरेक्टली फ्रॉम द पीएसपी डिस्कशन। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आप कहीं अपना समय दे रहे हैं और उस समय से आपको 50% क्वेश्चन आप डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं वो भी यूपीएससी प्रीलिम्स में, एक बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट है। ओके, एंड नाउ यू कैन अटेम्प्ट विथ मोर कॉन्फिडेंस। देखिए सबसे जरूरी क्या है कि आपको प्रीलिम्स में सबसे इंपॉर्टेंट आपके नॉलेज तो होता ही इंपॉर्टेंट, साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी आपको यू लैक कॉन्फिडेंस, देन आने वाले क्वेश्चंस को भी आंसर जो है उसको भी आप गलत करके आ जाओगे। इसलिए कॉन्फिडेंस बहुत होना जरूरी है, और ये कॉन्फिडेंस बिल्ड तभी होगा जब आप अच्छे से प्रीलिम्स की तैयारी किए हैं एक प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू। तो ये एडुकेमी ही आपको प्रॉपर गाइडलाइन बता सकता है। देन इट विल बी ऑल्सो बूस्ट एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब कि जैसे कि मैंने बात किया कि नेगेटिव मार्किंग कैसे कम किया जाए, ठीक है। आप अगर 100 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन भी अगर अटेम्प्ट करते हैं तो कोशिश आपका यही होना चाहिए कि 65 क्वेश्चन आपका, 65+ क्वेश्चन आपका जो है वो पॉजिटिव करेक्ट होना चाहिए। उसमें से मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन मान के चलते हैं जिसमें आप हो सकते हैं कि आप बाई चांस आपने गलत अटेम्प्ट कर लिया, तो वो 2-3 क्वेश्चन टॉलरेबल है, लेकिन हाँ 65 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तभी आप एक सेफ जोन में आ सकते हैं। तो ये चीजों को यहाँ पर पीएसपी प्रोग्राम में यही सब चीज सिखाई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लेते हैं। क्या है, विथ रेफरेंस टू द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ओके, ओके, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इज और आर करेक्ट। अब यहाँ पर पूछा है कौन सा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके ऑब्वियसली आपको इसका पहले तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, व्हाट इज ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस। क्या कह सकते हैं, इट इज एन इनिशिएटिव द यूरोपियन यूनियन। पहला कह सकते हैं इट इज इनिशिएटिव यूरोपियन यूनियन। तो हाँ ये एक तरह का यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव रहा। इट प्रोवाइड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू टारगेट डेवलपिंग कंट्रीज टू इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज into the development policy and budgets. Yes, this is also one of the target. It is coordinated by World Resource Institute and World Business Council for Sustainable Development. तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट 3 है इट इज नॉट करेक्ट। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 क्यों नहीं करेक्ट है, उसके एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम लोग देख लेंगे कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस जो है इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द यूरोपियन यूनियन। इट वाज लॉन्च इन 2007 टू स्ट्रेंथन द डायलॉग एंड कोऑपरेशन विद डेवलपिंग कंट्रीज, पार्टिकुलरली द लिस्ट डेवलप कंट्री। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और लिस्ट डेवलपिंग कंट्री हैं और स्मॉल आइलैंड है, क्योंकि ये दे आर मोर वल्नरेबल, दे आर वेरी वल्नरेबल बिकॉज क्लाइमेट चेंज होगा तो ये सबसे पहले सबमर्ज होंगे, और ग्लोबल लिस्ट डेवलपिंग कंट्री को बहुत सारे रिसोर्स चाहिए, टेक्निकल रिसोर्स चाहिए टू फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। तो ये यूरोपियन यूनियन का एक इनिशिएटिव है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, इसलिए स्टेटमेंट 1 सही होता है। स्टेटमेंट 2 है ये भी सही है, क्योंकि जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस है इट प्रोवाइड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू टारगेट डेवलपिंग कंट्रीज टू हेल्प द इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज कंसिडरेशन इनटू द डेवलपमेंट पॉलिसी स्ट्रेटजी एंड बजट, ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन स्टेटमेंट 3 जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये इट इज नॉट कोऑर्डिनेटेड बाय वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज एन यूरोपियन यूनियन इनिशिएटिव मैनेज्ड बाय द यूरोपियन कमीशन एंड इट्स पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है 1 and 2 स्टेटमेंट इज ओनली करेक्ट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, ओके, विच ऑफ द व्हाट इज और आर द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन के ऊपर है ये क्वेश्चन। आपको पता है डेजर्टिफिकेशन क्या होता है। डेजर्टिफिकेशन वैसे लैंड को बोलेंगे जहां का प्रोडक्टिविटी जो था पहले वो प्रोडक्टिविटी था, अब बाद में अनप्रोडक्टिव हो गया। और ये बेसिकली ज्यादातर होता है बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर की वजह से ये होता है, ठीक है। तो इसके लिए भी अर्थ समिट जो हुआ था 1992 में, वहां पर इसके ऊपर भी बात की गई थी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के भी एक ऐसा होना चाहिए जिससे कि जो लैंड डिग्रेडेशन हो रही है और लैंड को प्रोटेक्ट करना भी एक गवर्नमेंट पूरे वर्ल्ड का एक इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी बन जाता है, साथ में क्लाइमेट चेंज का। So it aims to promote effective action through innovative national programs, okay, national programs के साथ and supportive international partnership.
कह सकते हैं कि यस दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, इट हैज स्पेशल पार्टिकुलर फोकस ऑन साउथ एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन्स। देखिए साउथ एशिया में जिसमें इंडिया भी आ जाता है, ठीक है, साउथ एशिया, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, ओके, पाकिस्तान, ये सारे कंट्री आ जाते हैं साउथ एशिया में। और नॉर्थ अफ्रीका, जो आपको पता है नॉर्थ अफ्रीका रीजन जो है वो भी एक तरह का क्या, यहाँ पर पूरा सहारा डेजर्ट है, ठीक है। तो क्या नॉर्थ अफ्रीका, अफ्रीका और साउथ एशिया, ये दोनों को स्पेसिफिकली फोकस करता है। एंड सेक्रेटरीट फैसिलिटेट द एलोकेशन ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स टू दिस रीजन्स। ओके, सो स्टेटमेंट टू इज नॉट करेक्ट बिकॉज देखो ये जगह तो वनरेबल है ही, वनरेबल है, लेकिन इनका स्पेसिफिक फोकस ऐसा कुछ है नहीं। ओके, दे हैव नो एनी स्पेसिफिक फोकस, दे हैव नो एनी स्पेसिफिक फोकस, ओके, अबाउट अबाउट कि इसी एरियाज में ज्यादातर फोकस होगा। सो स्टेटमेंट टू इज नॉट करेक्ट। Okay, then your another statement here, another statement, it is committed to bottom up approach, encouraging the participation local people in combating the desertification. Yes, ये bottom approach को follow करता है, तो option statement 3 भी correct है, statement 1 and 3 both are correct, so option C is the correct answer। तो हर एक वर्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, और उसको समझना है। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन से आप सबसे पहले डेजर्टिफिकेशन के जो भी क्राइटेरिया हैं, ठीक है, क्या डेजर्टिफिकेशन होता है, कैसे ये किसी एरिया को डेजर्टिफिकेशन होता है, वो आप पहले प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करो। और यूएनसीसीडी क्या है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1994। द कन्वेंशन वाज ड्राफ्टेड इन ओपन फॉर साइनिंग 1994 में हुआ। इट बिकेम इफेक्टिव 1996 आफ्टर रिसीविंग 50 रेटिफिकेशन। इट इज द सोल लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट, ओके, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ। सो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, क्योंकि ये यूएनसीसीडी एम टू प्रमोट इफेक्टिव एक्शन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन थ्रू नेशनल एक्शन प्रोग्राम्स supported by international cooperation and partnership. It emphasizes the sustainable land management and restoration effort. Statement 2 करेक्ट इसलिए नहीं क्योंकि ये इसका स्पेशल जो फोकस है अदर एरियाज पे भी है। ऑल दी वल्नरेबल एरियाज इन द वर्ल्ड दैट ओके मींस सफर फ्रॉम डेजर्टिफिकेशन, उनके लिए है। Convention has global scope and target all regions affected by desertification, land degradation, and drought. Statement 3 करेक्ट है। यूएनसीसी इज कमिटेड टू बॉटम अप्रोच इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज को भी इन्वॉल्व करना, तभी जाके हम इस पे पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इंडिजिनस पीपुल इन डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रेटजी टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट। सो स्टेटमेंट 1 and 3 both are correct। ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 5 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में बताया है कि with reference to the initiative called the Economics of Ecosystem and Biodiversity, that is called TEEB, which of the following statement is or are correct? ठीक है, तो टीब से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इज एन इनिशिएटिव होस्टेड बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। It is a global initiative that focuses on drawing attention to the economic benefit of biodiversity. It present approach that can help decision maker recognize, demonstrate and capture the value of ecosystem and biodiversity. देखिए इसका नाम क्या है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, इकोनॉमी ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब है कि बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी और जो भी इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज है, इनका क्या एडवांटेज, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, उस पर हमारा सबसे बड़ा फोकस रहता है कि इनका क्या इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंस है, उस पर ये बात होगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि ऑप्शन 1 जो है, क्या ये IMF वर्ल्ड बैंक से बना हुआ है? ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी है। ओके, 2 and 3 इज द करेक्ट, मतलब 1 जो है वो गलत है, बाकी ऑप्शन 2 and 3 इज करेक्ट बिकॉज इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव दैट फोकस ऑन ड्राइंग अटेंशन टू इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी से हम क्या इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकते हैं, उस पर बात हो रही है। इट रिप्रेजेंट अप्रोच टू हेल्प द डिसीजन मेकर्स डेमोस्ट्रेट एंड कैप्चर द वैल्यू, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन C is the correct answer. 2 and 3 is the correct answer. Okay. So let's read the statement. What the explanation is saying here. Explanation is very clearly mentioned about the TEEB के बारे में बता रहा है क्या? TEEB के बारे में explanation क्या बता रहा है? The first statement is the economy of ecosystem and biodiversity is a global initiative to raise the awareness of the global economic benefit of biodiversity. It make the value of nature evident. कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन क्यों करना, क्यों गवर्नमेंट इतने पैसे खर्च करे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, क्या उससे कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकता है? तो हाँ, इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकता है। इसको 2007 में जर्मनी एंड यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कमीशन, दोनों ने मिलकर इस चीज को लॉन्च किया था। इसका मेन गोल क्या है? टू इनकॉर्पोरेट बायोडाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम सर्विस वैल्यू इनटू डिसीजन मेकिंग एट ऑल लेवल, मींस नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल पे, सब जगह पे इसको बताना है कि यस दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
द इनिशिएटिव कंसंट्रेट इन द एफर्ट टू थ्री हैबिट फॉरेस्ट इनलैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉरेस्ट है, इनलैंड वेटलैंड्स है, एंड कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम, ये इंपॉर्टेंट हो गया। This estimate show that biodiversity and environment loss would cause 18% of the global economic output by 2050। आने वाले समय 2050 तक 18% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट का इन्वायरमेंटल लॉस हो सकता है अगर हम स्टेप प्रॉपर वे में ना ले तो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द ओके बायोडाइवर्सिटी। नाउ लेट्स रीड द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है कि कंपैरिजन पूछा है विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, दिस इज कॉल्ड IUCN, एंड द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज of wild fauna and flora, which of the following statement are correct? Prelims 2014 में क्वेश्चन आया, the IUCN is an organ of the United Nations and CITES is an international agreement between government। देखो IUCN is an organ of United Nations, CITES is an international agreement between government। CITES तो international agreement है between the government for the protection of endangered species के लिए। IUCN का काम क्या है? IUCN बताता है, it publish a red list, red book, okay, red book, जिसमें क्या आता है कि जितने भी vulnerable species उनके नाम होते हैं। इट इज नॉट अ डायरेक्टली लिंक विद दी कह सकते हैं अंडर में ऑर्गन नहीं है, ओके, बट इट्स वन ऑफ द ऑब्जर्वर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। IUCN रन thousands of field projects around the world to better management natural environment, this statement is correct। So CITES is legally binding on the state that have joined it, but this convention does not take the place of national law। yes, CITES सिर्फ आपको ये बताता है कि हाँ ये सारे जो स्पीसीज हैं इनका ट्रेड करना इंटरनेशनल मार्केट में इलीगल है। अब ये कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है, कंट्री उसके लिए क्या नेशनल लॉज बना रही है। कंट्री अपने नेशनल लॉज बना के उस इंटरनेशनल एग्रीमेंट को फॉलो कर सकती है, इंप्लीमेंट कर सकती है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा 2 and 3 ओनली। ठीक है, 2 and 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ओके, वन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बिकॉज द फर्स्ट स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट IUCN के बारे में बात करते हैं तो इट इज अ नेटवर्क ऑफ एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड एज अ इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल स्पीसीज। इट वाज इन 1948 और ये कहाँ फाउंड हुआ? ये काफी इंपॉर्टेंट है। दिस कॉल्ड फोंटानेब्लियो इन फ्रांस। इट इज द ओनली इंटरनेशनल ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन, ओके, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली विद एक्सपर्टाइज इशू फॉर द इन्वायरमेंट, स्पेसिफिकली बायोडाइवर्सिटी, नेचर कंजर्वेशन, सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्सेज। सो वन स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। बाकी जो स्टेटमेंट है, यस इट इज इन इंटरनेशनल एग्रीमेंट that entered into force 1975। 176 countries का signatory है। It administered through the United Nations Environment Program। The site programs ensure compliance with the implementation and enforcement of the convention। So statement 2 भी correct है। जो statement 3 है, ये क्या बताता है कि yes, it is legally binding on a state party to the convention, but does not take place of national laws। Rather, it provides a framework to be respected by each party, which has to adopt domestic legislation, ensure that CITES is implemented at the national level to implement its goals। So statement 3 is also correct। जैसे मैंने बताया, CITES ने एक बता दिया स्ट्रक्चर कि ये स्पीसीज को फॉलो कर। अब हमारी कंट्री में क्या है? हमारी कंट्री में आपको पता है शेड्यूल, ओके, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, ओके, बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंदर आता है। शेड्यूल 1 में वैसे स्पीसीज होंगे जिनको अगर कोई उस पर इलीगल किल करता है तो उसके हाइयर पेनल्टीज उस पर लगेंगे। तो इसके हिसाब से क्या हम CITES को फॉलो ही तो कर रहे हैं। ओके, वन हॉर्न राइनोसोरस का ट्रेड नहीं होगा, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर, ये सारे क्या है? दिस ऑल कम अंडर योर शेड्यूल 1 एंड indirectly we follow the recommendation given by the CITES। okay, so this all 6 question is very important। so what you should do for your next prelims exam। तो इस टॉपिक को आपको क्या अप्रोच किया होगा? पहला अप्रोच होगा कि आप जितने भी लेटेस्ट यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के जितने भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कम से कम लास्ट 3 इयर्स को आप जरूर देख लें। उसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे कि लॉस एंड डैमेज हुआ, लॉस एंड डैमेज की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्लाइमेट फाइनेंस जो है, क्लाइमेट फाइनेंस क्या होता है, इसके क्या क्या मैकेनिज्म है क्लाइमेट फाइनेंस के, उस पर आप फोकस करो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, साथ में जो नेशनल लॉज है, नेशनल लॉ है, और कोई नया टाइगर रिजर्व बना, कोई नया टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व है, या कोई भी स्पीसीज न्यूज में आता है, उस पर फोकस करना है। थर्ड है हमारे कंट्री में क्या क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए गवर्नमेंट का कमिटमेंट है, जैसे कि इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन चेंज हो गया है, गवर्नमेंट की नए प्रायोरिटीज आ गए हैं,
किस तरह से 2030 आते आते हमें कितना टारगेट है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन सिंक करने का, कितना हमें प्रोड्यूस करना है बाय द हेल्प ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप कवर करते हैं तो आने वाले प्रीलिम्स में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो काफी अच्छा बन सकते हैं। मतलब कि आपको इंटरनेशनल प्लस नेशनल लॉज दोनों के इन रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट चेंज पे फोकस करना होगा। ओके, so I hope this video help you to understand the past year question and you can make better strategy for your next prelims exam. Thank you everyone. Goodbye.